हैं मगध राज्य के बारे में। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक वेदर्थ थे। मगध में सर्वप्रथम स्वतंत्र राज्य की स्थापना वेदर्थ ने किया। इसकी राजधानी जो है वो गिरिव्रज है और जरासंध जो है वेदर्थ का पुत्र था। तो जब मगध के बारे में बताया जाएगा तो स्टार्टिंग जो है मगध राज्य का स्थापना किसने किया है, तो वो वेदर्थ ने किया। वेदर्थ का पुत्र था जरासंध। ठीक है, मगध का जो है स्टार्टिंग बात इतना ही चलेगा, लेकिन मगध जो है तीन राज्य का, उसके अंदर जो है 3 राज्य का स्थापना हुआ था। हर्यक वंश का, शिशुनाग वंश का, नंद वंश का। तो ये तीनों पर जो बात किया जाएगा, जैसे हर्यक वंश का संस्थापक जो है, हर्यक वंश का संस्थापक, इसके अंदर पर जब बात आएगा, अगर मगध का संस्थापक आपको पूछा जाएगा तो मगध का संस्थापक वेदर्थ है और मगध का अंतिम शासक जो है वो घनानंद है। अंतिम शासक के बारे में बात किया जाएगा, घनानंद है। तो मगध पर जो 3 राज्य का स्थापना हुआ था, हर्यक वंश, तो हर्यक वंश का संस्थापक जो था वो बेमिसार था। ये हर्यक वंश को जो है पितृहंसज वंश भी कहा जाता है। इसका कारण ये है क्योंकि इस वंश के बारे में जब आप आगे पढ़िएगा तो इसमें जो है जितने भी पिता हैं, सारा का हत्या जो है उसका पुत्र ने ही किया है। जैसे बेमिसार का पुत्र उसका हत्या कर दिया, उसका पुत्र उसका हत्या कर दिया, मतलब कि हर पिता का हत्या जो है इसमें पुत्र ने ही किया है। आगे चल के पता चल जाएगा। हर्यक वंश के संस्थापक बेमिसार था। बेमिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो वो जो था ना, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसके बारे में बात किया जा रहा है कि बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो गौतम बुद्ध का 3 अनुयायी, अनुयायी मतलब होता है शिष्य, 3 अनुयायी, एक प्रसेनजीत, दूसरा बेमिसार और तीसरा उदयन जो थे, ये 3 जो है उनके जो है प्रिय अनुयायी थे। अनुयायी मतलब होता है शिष्य। तो बेमिसार बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बेमिसार ने गौतम बुद्ध को वेणुवन दान में दिया था। वेणुवन था एक, उसको जो है गौतम बुद्ध को जो है दान में दे दिया था बेमिसार ने। और राजवैद्य जो जीवक को है उसको जो है गौतम बुद्ध के सेवा में लगा दिया था। किसने? तो बेमिसार ने जो है गौतम बुद्ध के सेवा में जो है राजवैद्य जीवक को लगा दिया था। तो आपको पूछा भी जाता है कभी कभी कि जीवक किसका राजवैद्य था, तो वो बेमिसार का था। आपको ऐसे भी पूछ दिया जाएगा क्या गौतम बुद्ध के सेवा में बेमिसार ने किसे लगा दिया था, तो जीवक को जो है गौतम बुद्ध के सेवा में जो है बेमिसार ने लगा दिया था। यह प्रथम राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। मतलब कि प्रशासन के तौर पर जो काम करना स्टार्ट किया, तो वो जो है आपका बेमिसार ने जो है प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया, मतलब प्रशासन के तौर पर बल दिया। बेमिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज को मगध में मिला दिया। तो आपका जो है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज को मगध में मिला दिया। तो मगध के बारे में विस्तार के बारे में जब बात आएगा, तो मगध का स्टार्टिंग जो हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मगध साम्राज्य का विस्तार मतलब विस्तार जो हुआ, फैलना जो वो स्टार्ट हुआ, तो वो अंगराज के विजय से हुआ और कलिंग से वो समाप्त हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं विजय से हुई तथा कलिंग युद्ध से इसका अंत हो गया। मतलब कलिंग युद्ध जो अशोक द्वारा लड़ा गया था, कलिंग युद्ध, अशोक के बारे में भी बात किया जाएगा। मगध साम्राज्य का विस्तार जो है, शुरुआत जो हुआ वो अंग विजय से हुआ तथा कलिंग विजय से जो है इसका अंत हो गया। इस विजय से जो है ये अंत हो गया। बेमिसार की राजधानी जो है राजगिरी थी। यहाँ पर देखिएगा, बेमिसार की राजधानी राजगिरी थी। यहाँ पर अभी बात किया गया, मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक वेदर्थ थे। वेदर्थ की राजधानी गिरिव्रज थी। गिरिव्रज के बाद जो इसी को कहा जाता है राजगिरी। वो नाम को सिर्फ चेंज किया, गिरिव्रज को जो है नाम चेंज करके जो कर दिया राजगिरी। आपको अगर याद रखने का टेक्निक रखना है, गिरिव्रज मतलब गिरी मतलब होता है घर, ठीक है, गिरी। तो ये क्या किया, ये स्टार्टिंग करता है। तो सबसे पहले देखिए, कोई भी आदमी है वो जमीन खरीदा, पिलर दिया, मकान बनाया, उसके बाद ना वो उसके पास जैसे इनकम सोर्स होगा वैसे वो अपने मकान को बढ़ाते जाता है। तो आप सीधी सी बात ले लीजिए, मगध का वो विस्तार ही कर रहा था, वेदर्थ जो था मगध का विस्तार ही कर रहा था। तो वो क्या कर दिया, गिरी बनाया, मतलब घर बनाया, छोटा सा एक घर बनाया कि किसी तरह हम अपने साम्राज्य को चला सके। उसके बाद जो है बेमिसार ने क्या किया, उसको बड़ा महल बना दिया, मतलब राजा का महल बना दिया।
तो उसको क्या किया, ग्रीवराज का नाम बदल के जो है राजगिरी कर दिया। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं इसको। पहले क्या किया, ग्रीवराज, और ग्रीवराज का नाम चेंज करके राजगिरी कर दिया। तो बेमिसार ने ब्रह्मदत्त को हरा के अंगराज को मगध में मिला दिया। बेमिसार की राजधानी राजगिरी थी। बेमिसार ने वैवाहिक संबंध से स्थापित किया। इसका कारण क्या था, क्या ये क्या करता था, ये जहां पर किसी देखता है कि यहाँ पर से हम हार जाएंगे किसी राज्य को, तो वहां की जो है राजा की बेटी से वो शादी कर लेता था। वो कई शादियां किए थे और कई शादी करके जो है उस राज्य को जो है अपने राज्य में मिला देता था। वही बोल रहा है, वैवाहिक संबंध से विवाह करके जो है वो सारे राज्य को जो है अपने में मिला लेता था। तो ये बात भी आपको सवाल कर सकता है, वैवाहिक संबंध से जो है कौन अपने राज्य का विस्तार करता था। तो बेमिसार जो है, बेमिसार मतलब सार मतलब बहुत सारा, तो वो जो है वैवाहिक संबंध से जो है अपने राज्य का विस्तार करता था। बेमिसार का हत्या जो है उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दिया। अब यहाँ से दो सवाल उठ जाता है। बेमिसार का पुत्र जो है वो अजातशत्रु है, और अजातशत्रु ने ही हत्या किया है अपने पिता का। मतलब बेमिसार का जो हत्या कौन कर दिया, अजातशत्रु ने कर दिया। हम अभी इस बात को बोले थे ना कि ये पितृहंसज वंश है। उसके बाद अजातशत्रु 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु का उपनाम कुनिक था। ये आपको पूछ देगा कुनिक किसका नाम है, तो अजातशत्रु का उपनाम जो है कुनिक था। अजातशत्रु का पुत्र जो है उदयन था। ये VVI है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। उदयन को उदायन भी कहा जाता है, उदयन भी कहा जाता है। इन्होंने ही जो है पाटलिपुत्र की स्थापना की। पाटलिपुत्र जो है पटना का प्राचीन नाम है, और उससे भी पुराना नाम जो है उसका कुसुमपुर है। पटना का जो है और भी पुराना नाम जो प्राचीन काल में बोला जाएगा उसे कुसुमपुर है, और पटना का जो है पुराना नाम जो है पाटलिपुत्र है, और बिहार का पुराना नाम जो है वो मगध है। ठीक है। अपने पिता की हत्या करने के बाद 461 ईस्वी में मगध की गद्दी पर बैठा उदयन ने पाटलिपुत्र, अभी बात किए थे हम पाटलिपुत्र का, तो पाटलिपुत्र जो है पटना का प्राचीन नाम है, की स्थापना की। उदयन ने शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना, मतलब इसके शासनकाल में, उदयन के शासनकाल में बोल रहा है, तो अवंती का मगध में विलय। अवंती का मगध में विलय जो है आपको पूछा जाएगा, अवंती का मगध में विलय किसके काल में हुआ था, तो उदयन के काल में हुआ था। और उदयन का पुत्र था नागदशक, और हर्यक वंश का अंतिम शासक जो था वो नागदशक था। हर्यक वंश का अंतिम शासक। अब यहाँ से जो है शिशुनाग वंश का स्थापना होगा। शिशुनाग वंश का स्थापना कैसे होगा, इसे गैर क्षत्रिय बोला जाता था, गैर क्षत्रिय, क्योंकि उसका कारण यह था क्या, नागदशक का सेनापति था शिशुनाग। नागदशक का सेनापति था शिशुनाग। इन्होंने क्या किया, क्या अपने राजा, ये थोड़ा सा डरपोक टाइप का था। नागदशक जो था ये थोड़ा डरपोक टाइप का था, ये थोड़ा डरता था, क्योंकि यहाँ से आप देख लीजिए एक दूसरे का पिता का ये हत्या करते हुए आया है सबको ही। और यहाँ पर जो है ये उदयन ने जो है थोड़ा समझदार था, अपने आप गद्दी छोड़ दिया। उदयन ने गद्दी छोड़ने के बाद नागदशक को बैठा दिया। नागदशक थोड़ा सा कमजोर था, थोड़ा डरपोक था, तो इसका जो मंत्री था शिशुनाग ने इसको अवदस्त करके मतलब पद से हटा करके जो है अपने वंश की स्थापना जो है शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। तो हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश आया। तो आपको पूछेगा शिशुनाग जो है, नाम से ही आपको पता चल रहा है शिशुनाग वंश का स्थापना जो है शिशुनाग ने ही किया। नाम से ही पता चल रहा है शिशुनाग ने ही किया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नागदशक को उसके अवंत शिशुनाग ने अवदस्त करके मतलब पद से हटा के शिशुनाग वंश की स्थापना की। अगर आपको पूछा जाएगा शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की, तो ये तीनों जो आता है ना, ये मगध के अंदर में आता है। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, ये जो है अपने नाम पर जो है राज्य का विस्तार करते गया, इसको बढ़ाते गया राज्य को। तो नागदशक को उसके अमंत शिशुनाग ने अवदस्त करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग नागदशक का मंत्री था। अभी इस बात को बताए, शिशुनाग कौन था, तो नागदशक का मंत्री था। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटा करके वैशाली कर दी। तो आपको ये बात भी पूछा जाएगा क्या पाटलिपुत्र, अभी उदयन के बारे में बताए थे, उदयन या उदयन के बारे में आपको बात किए थे, इसकी राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र थी। और पाटलिपुत्र का खुद वो स्थापना किया था। आपको पूछेगा पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया था, तो उदयन या उदयन ने की थी।
और उसे हटा करके जो है पाटलिपुत्र को हटा करके वैशाली राजधानी फिर कौन बना दिया, तो शिशुनाग ने, ठीक है। वो नाग दशक का मंत्री था और ये गैर क्षत्रिय था। गैर क्षत्रिय मतलब यहाँ जो है पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहा था, लेकिन उसको जो हटा करके जो है दूसरा कोई मंत्री बन गया, इसीलिए उसे कह दिया गैर क्षत्रिय। आप बता सकते हैं यहाँ पर हाँ, तो वैशाली स्थापित कर दी। शिशुनाग का पुत्र जो था वो कालाशोक था, कालाशोक था। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा जो था वो नंदीवर्धन था। मगध पर शासन करने वाला पहला गैर क्षत्रिय राजवंश शिशुनाग वंश था। आपको शिशुनाग वंश के बारे में आपको जानना है तो इसको थोड़ा सा टेक्निक अगर इस्तेमाल करना है, इसका ट्रिक जानना है, तो इस पर शिव जी से आप बात कीजिए, शिव जी पर बैठाइए, ये आपका जो है शिशुनाग वंश आपका अच्छे से याद हो जाएगा। सबसे पहले नाग दशक, शिव जी के गले में जो है नाग रहता है और वो क्या है, नाग दशक। नाग दशक को जो है अपदस्थ करके पद से हटा के उसका मंत्री जो था शिशुनाग, शिशुनाग, तो शिशुनाग, शिशुनाग उसमें भी आ रहा है शिशुनाग, मतलब जो है शिव जी के गले में जो है होता क्या है, कोई भी पिता या माता किसी के पास अगर बच्चा जाने के लिए जिद करता है तो वो लोग हट गया और अपने बच्चे को आगे कर देता है। तो यहाँ देखिए नाग दशक, नाग दशक को उसके आमंत्रित शिशुनाग ने अपदस्थ करके पद से हटा करके रहा, तो ये भी नाग दशक। शिशुनाग मतलब कि नाग का बच्चा शिशुनाग, उसको जो है शिशुनाग को शिशुनाग वंश, उसके बाद वहां से क्या बोल दिया, उसका शिशुनाग वंश का शिशुनाग वंश का पुत्र कौन हो गया, कालाशोक। और नाग तो जानते ही है काला कलर का होता है, तो शिशुनाग का मतलब कि आप देख लीजिए नाग सांप को जब बच्चा में रहता है तो वो पूरा काला रहता है। तो शिशुनाग का बच्चा, यहाँ बोल रहे ना पुत्र, पुत्र मतलब बच्चा, तो शिशुनाग का पुत्र कौन हो गया, कालाशोक। और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन, नंदीवर्धन मतलब जो है शिव जी का जो है वाहन जो है वो नंदी है, तो अंतिम में आप देख लीजिए नंदीवर्धन, नंदीवर्धन आ गया। तो आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। नाग दशक, नाग दशक का जो है नाग दशक को अपदस्थ करके पद से हटा के उसके मंत्री ने शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी, ठीक है। उसका पुत्र हो गया कालाशोक और उसके बाद जो है नाग दशक शिशुनाग वंश का अंतिम राजा जो हो गया वो आपका नंदीवर्धन हो गया। अब नंदीवर्धन के बाद जो है नंद वंश का, नाम से ही पता चल रहा है नंदीवर्धन, नंद वंश अब जो है यहां से जो है स्टार्ट होगा। अब देखिए नंदीवर्धन के बारे में बात आ गया, नंदीवर्धन, नंदीवर्धन तो यहाँ देखिए नंद, तो आपको नाम से ही बता रहा है नंद वंश का संस्थापक महापगनंद, महापगनंद, नंद वंश का संस्थापक महापगनंद। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद, ये इंपॉर्टेंट बहुत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि यही घनानंद के समय सिकंदर जो है इस पर मगध पर हमला करके मगध को जीतना चाहता था और इधर से जो है चाणक्य का बेइज्जती करके जो है घनानंद ने निकाल दिया था, क्योंकि 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। ये पूर्वी भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य बोल सकते हैं, पूर्वी भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था। तो इस पर क्या किया, नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद यह सिकंदर के समकालीन था, मतलब सिकंदर इधर से सिकंदर इस पर हमला करना चाह रहा था, इस पर भी बात कर लेंगे हम लोग। तो इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर नए राज्य का मौर्य वंश की स्थापना की। मगध साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार महापगनंद के समय में हुआ था, मतलब कि सबसे अधिक फैला तो वो महापगनंद के समय हुआ था। हर्यक वंश को पितृ हस्ता या हंसक वंश भी आप बोल सकते हैं। भारत के पूर्वी क्षेत्र में सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद मगध था। अब घनानंद के बारे में जब बात आता है तो घनानंद जो है 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो था वो मगध था, और इस बात को जो है घनानंद को जो है इस बात का घमंड था। तब इधर से जो है तब तक सिकंदर अपने सेना को जो है मगध पर हमला करने के लिए भेज देता है। ये बात जो है चाणक्य को पता चल जाता है। चाणक्य जो है मगध में ही मतलब घनानंद के राज्य में रहता है। यहाँ पर से जो घनानंद के बारे में जो बात उठ रहा है तो उस पर जो बात किया जा रहा है, तो घनानंद के राज्य में रहता था। चाणक्य ने घनानंद को जाकर के बोला कि सिकंदर जो है मगध पर हमला करना चाहता है, मगध पर हमला करना चाहता है। तो घनानंद ने जो है
चाणक्य जो है, चाणक्य, विष्णु कौटिल जो है, ये सारे जो है चाणक्य का ही नाम है। जो है धनानंद ने बेइज्जती करके जो है उसे अपने राज्य से बाहर निकलवा दिया। तो चाणक्य ने क्या किया, चाणक्य ने इसका बदला लेना भी चाहता था और इधर जो है सिकंदर को भी वो रोकना चाहता था। सिकंदर का क्या किया, सिकंदर एक चीज करता था, क्या सिकंदर ने पहले अपने सेना को पूछ लेता था क्या इस राज्य को जीतना है, क्या जीत लोगे? तो जब सब कह देता था हाँ, तो जब वो जिस नौ से आता था सबसे पहले जो है उस नौ को वो जो है उड़ा देता था, खत्म। अगर तुम जीतोगे तो वापस जाओगे, नहीं जीतोगे तो यहाँ पर ही हम लोग समाप्त हो जाएंगे। तो सिकंदर का सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटस, जो उसका थल सेनापति था। जल सेनापति का नाम था निर्याक, निर्याक तो जो था जल सेनापति का नाम था। लेकिन सिकंदर के सेनापति का सेल्यूकस निकेटस जो था वो उसका सबसे चाहता सेनापति था। कुछ भी चीज विजय करता था, कुछ भी चीज जीतता था तो वो सब जो है सेल्यूकस निकेटस को दे देता था। तो सिकंदर ने क्या किया, तब तक चाणक्य ने जो है सिकंदर के सेना में जो है थोड़ा धीमा जहर मिला दिया, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, सिंध नदी को पार कर चुका था। सिंध नदी को अक्सर हमला जब जितना भी भारत में हुआ है, जितने भी हमले हुए हैं वो जो है पंजाब की ओर से जो है 95% आप ले सकते हैं पंजाब की ओर से ही जो उधर से ये हमला हुए हैं। तो सिंध नदी को उन्होंने पार कर चुका था। अब जो है आपको पूछा जाएगा सिकंदर के सेनापति किस नदी को पार नहीं कर सका था, तो व्यास नदी को जो है उन्होंने पार नहीं कर सका था, क्योंकि चाणक्य ने क्या किया, उसमें जो है थोड़ा धीमा जहर मिलवा दिया, उसके उसके सैनिकों में जो है धीमा जहर मिलवा दिया। और जहर मिलवाने के बाद उन्होंने ये हल्ला कर दिया कि भारत जो है वो एक देवताओं का भूमि है, जो भी इस पर कदम रखेगा वो जो है मर जाएगा। तो उसका जब उसका सेना को जो है बोला गया, तो जब भड़काऊ बयान, जब चाणक्य ने जब भड़काऊ बयान दिए तो उसके कारण क्या हुआ, क्या सिकंदर ने इस बात को बोला क्या ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम लोग चलो। तो उसमें धीमा जहर कोई 1 दिन में मर रहा था, कोई 2 दिन में मर रहा था, कोई 3 दिन में मर रहा था। ऐसे करके जब मर रहा था तो सब ने समझ लिया सही बात है कि ये देवताओं की भूमि है। और जो है सिकंदर के सेनापति जो है वो धीरे धीरे जो है पीछे हटना स्टार्ट हो गया। तब तक जो है चाणक्य को कुछ समय मिल गया। और एक समय जो है चाणक्य को जब साम्राज्य से निकाल दिया गया था, राज्य से निकाल दिया गया था, तो वो एक जंगल की ओर जा रहे थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य का बचपन का नाम है चंदू। तो ये बच्चा जो है उनको खेलते हुए मिला, और खेलने के समय जो है ये एक बाघ से लड़ते हुए मिला। उसका कारण था कि उस समय जो है इस खेल में चंद्रगुप्त मौर्य जो है उस समय राजा बना था। और राजा बनने के बाद जो इसके जितने भी इसके साथी थे वो छोड़ के भाग गए। तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को पूछा क्या सब भाग गया, तुम क्यों नहीं भागा? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बोला क्योंकि इस खेल में हम राजा हैं, अगर हम ही भाग जाएंगे तो राज्य कौन संभालेगा। तो वहीं से चाणक्य ने समझा कि ये एक शक्तिशाली राजा है, शक्तिशाली ये बन सकता है, राजा बन सकता है। तो इसको जितना भी शिक्षा, चाहे आप शिक्षा बोलिए, चाहे आप सेनापति बोलिए, चाहे इसका राज्य अभिषेक बोलिए, मगध पर जो चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना हुई थी तो राज्य अभिषेक बोलिए, जितने भी किए हैं वो सब जो है चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त मौर्य के किए हैं। ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जब वो राजा नहीं बना था तो पहला जीता हुआ क्षेत्र जो था वो जो है सिंध था। और चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जीता गया जो था वो सिंध और पंजाब था। सबसे पहले इन्होंने सिंध और पंजाब को जीते हैं। और राजा बनने से पहले जो वो सबसे पहले हारे थे तो वो जो है मगध को जो है सबसे पहले वो हारे थे। तो इन्होंने क्या किया, क्या उसके बाद जब इधर सिकंदर के सेनापति जो है सिकंदर ने जो है सिकंदर का मृत्यु जो है वो आपका बेबीलोन में हो गया था। तो सिकंदर का सेनापति जो सेल्यूकस निकेटर था, ये हमला करने के बाद जो है जब सिकंदर मर गए बेबीलोन में, तो इसके सेनापति सेल्यूकस निकेटर जो है वो हमला कर दिए आपका कहता है मगध पर हमला कर दिए। और तब तक जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है अब कहता है मगध को हरा करके, मतलब धनानंद को हरा करके जो है अपना मौर्य वंश की स्थापना कर चुके थे। तो यहाँ पर से जब सिकंदर ने भी हमला कर दिया तो यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य बैठा हुआ था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है
सेल्यूकस निकेटस को हरा करके उसकी बेटी कानिल्या से जो है शादी कर लिया। और कानिल्या से शादी करने के बाद जो है सेल्यूकस निकेटस ने चार क्षेत्र काबुल, कांधार, हेरात और मकरांत जो है वो जो है सेल्यूकस निकेटस को जो है वो दान में दिए। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है कम से कम 500 हाथी जो है वो आपका दान में दिए। चंद्रगुप्त, अब यहाँ पर आपके अभी बात किए गए थे कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध जो है एक बहुत भयानक युद्ध इसको कहा जा सकता है। कलिंग जो है वो उड़ीसा में है। कलिंग जो है उड़ीसा में है। और कलिंग के युद्ध के बारे में कुछ बताया जाए तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम है बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम है बिंदुसार और बिंदुसार के बेटे का नाम है अशोक। और अशोक द्वारा लड़ा गया कलिंग युद्ध जो है काफी चीज जो है अशोक के बारे में बताता है। जैसे कलिंग के युद्ध के बाद ही जो है अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था। अशोक जो था सबसे पहले जो था वो ब्राह्मण धर्म के थे और उसके बाद जो है आपका वो बौद्ध धर्म के बने। क्योंकि अशोक का जो बात आ रहा है तो अशोक का जो है कलिंग का युद्ध है। तो अशोक का कलिंग के युद्ध के बाद ही जो है इसका हृदय परिवर्तन हुआ है। क्योंकि अशोक जो था सबसे पहले जो थे वो ब्राह्मण धर्म के थे और उसके बाद जब उन्होंने कलिंग युद्ध किया था, आपको पूछ सकता है कि अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी मतलब शिष्य कब बने। तो इसी के शासन काल में तीसरा जो था बौद्ध संगीत जो है तीसरा बौद्ध संगीत जो है अशोक के ही शासन काल में हुआ है। तो अशोक का हृदय परिवर्तन जब हुआ मतलब वो जब बौद्ध धर्म के बने तो वो कलिंग युद्ध के बाद ही बने। कलिंग युद्ध जो है अशोक का अंतिम युद्ध है। कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन जो है 13वां शिलालेख में जो है अशोक का 13वां शिलालेख में कलिंग के युद्ध के बारे में बताया गया है। तो आपका जो है मगध के बारे में इतना ही जो है विस्तार जो है आपका बन सकता है और इससे तो हमको नहीं लगता इससे बाहर क्वेश्चन आएगा।